नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया था उससे हमारे स्टेट और इंडिया में क्या बदलाव आपको देखने को मिला? जानकी की डायरी क्या है? अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह की रचना करती हैं? आप अन्य शिक्षकों को क्या सजेशन देना चाहेंगी जो वो लोग भी इस मुकाम तक पहुँच सकें? अच्छा, आप अपने सफलता का श्रेय पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को रिलेट करते हुए आप किनको देना चाहेंगे? आप अपने रचना के बारे में कुछ बता सकती हैं क्या हमारे दर्शकों को? एज अ टीचर, आप एक महिला भी हैं, तो आपको जैसे स्कूल आप गांव में जाती होंगी, आपको खाना सही समय पर बना के जाना होता होगा। सबसे पहले ये बताइए कि बच्चे कितने हैं आपके? गर्मी रानी बहुत सयानी हर साल आ जाती है हमें डराने और घबराने। तो ये कविता मैंने लिखी। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं भारत ब्लिंक और मैं लव श्रीवास्तव आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीना जी, जिन्होंने बहुत अच्छे मुकाम बहुत कम समय में हासिल किया है। अभी हाल ही में इनको राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको बहुत अच्छा पुरस्कार मिला है शिक्षा क्षेत्र में, जिसमें कई शिक्षकों को तो उम्र बीत जाते हैं लेकिन मिल नहीं पाता है। आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम बीना कुमारी है और मैं रूनी सैदपुर ब्लॉक में और मध्य विद्यालय क्वाही में एक प्रखंड शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। और यह अवार्ड पाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरे इतने सालों की मेहनत जो है वो इस अवार्ड को पाकर कुछ मुकाम तक पहुँची है। और मैं इस अवार्ड को पाकर काफ़ी प्रफुल्लित हूँ, खुश हूँ कि मेरी जो मेहनत है वो उसका मुझे इनाम मिला इस पुरस्कार के तौर पर। अच्छा, इस पुरस्कार को पाने के लिए क्या योगदान देना पड़ता है शिक्षा जगत में, शिक्षा क्षेत्र में? इस पुरस्कार को पाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करना होता है। हम जिस पद पे हैं उस पद पे ईमानदारी के साथ कार्य करना होता है और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं, ताकि हमारा जो बच्चा है, हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, उनके उनका भविष्य सुनहरा हो और हाँ हो सके। अच्छा मैम, मुझे एक बात बताइए, आप जो अभी इस मुकाम तक पहुंची हैं, आपको अवार्ड मिला है, आप अन्य शिक्षकों को क्या सजेशन देना चाहेंगी जो वो लोग भी इस मुकाम तक पहुंच सके? मैं अपने शिक्षक साथियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी कार्यरत है, जिस भी परिस्थिति में कार्यरत है और आपके पास जितना भी संसाधन है, सीमित संसाधन ही है, क्योंकि हमारे विद्यालय जो है ज़्यादातर सुदूर गांव ग्रामीण क्षेत्र में है। मेरा भी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, लेकिन फिर भी जो उपलब्ध संसाधन था मैंने उसी में बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास किया। और मैंने कभी इधर नहीं देखा कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। जो भी मेरे पास जो साधन था उसमें मैंने बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास किया और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि ताकि बच्चे सीमित संसाधन में अपने कार्यों को अच्छे तरह से समझ सके, उनको व्यवहारिक जीवन में उतार सके। और मैं अपने शिक्षक साथियों को यही कहना चाहूँगी कि वो लोग भी बस कहीं ना देखें कि क्या है नहीं है, बस ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे और अपने किसी भी काम में बच्चे के बेहतरी के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें अपने ईमानदारी पूर्वक उस काम को करते रहें, तो इस मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे। अच्छा मैम, मुझे एक बात बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप किस स्कूल से हैं अभी? मैं सीतामढ़ी ज़िले में रूनी सैदपुर ब्लॉक में हूँ और मेरे स्कूल का नाम मध्य विद्यालय क्वाही है। वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ प्रखंड शिक्षिका के तौर पे। अच्छा, और आप एक्चुअली है कहाँ से? मैं सीतामढ़ी से ही हूँ। अच्छा जी। अच्छा, आप अपने सफलता का श्रेय पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को रिलेट करते हुए आप किनको देना चाहेंगे? पर्सनल लाइफ में मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी नौकरी शादी के बाद हुई है और शादी होने के बाद भी मेरे ससुराल वालों ने मुझे नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत प्रोत्साहित किया और जिस वजह से मैं कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी इस मुकाम तक पहुंच पाई, इसमें मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहा है। खासकर मेरे हस्बैंड का रहा है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जब मेरी शादी हुई थी तो वो इंडियन नेवी में थे
और शादी के बाद उन्होंने अपनी नौकरी से सेक्रीफाइस किया अपने परिवार के लिए, मेरे लिए। और मेरा जिस भी परिस्थिति में मैं थी उसमें उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, और जिस कारण मैं बेफिक्र होकर अपना काम कर सकी और इस मुकाम तक मैं पहुंच सकी। अच्छा, मैं ये समझ नहीं पाया, सेक्रीफाइस किया मतलब रिज़ाइन दिए थे क्या? नहीं, रिज़ाइन नहीं दिए थे। डिफेंस का एक पीरियड होता है 15 साल 16 साल, तो इंडियन नेवी में 16 साल का पीरियड होता है। इसके बाद आप रिटायर हो सकते हैं या फिर इससे आगे आप प्रमोशन ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने रिटायर होने का ही फैसला किया अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए और मेरे लिए। मैं ये समझ सकता हूँ कि एक महिला को जब शिक्षक का रोल और हाउसवाइफ का रोल दोनों जब एक साथ निभाना पड़ता है तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप कैसे डील करती हैं? हाँ, ये बात तो है कि महिला के लिए, किसी भी महिला के लिए, मेरे ही लिए नहीं, किसी भी महिला के लिए घर में और बाहर दोनों जगह सामंजस्य बैठाना तो थोड़ी बैठाने में परेशानी होती है। लेकिन ये परेशानी कम तब होती है जब हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है, हमारे परिवार के लोग हमारा साथ देते हैं। तो मैं भी अपने परिवार के लोगों के सहयोग के कारण इसमें सामंजस्य बैठाया मैंने भी, और इस तरह मैं आगे बढ़ी। और जहाँ महिला की बात होती है तो महिला जब काम करने निकलती है तो उसके रास्ते में तो अच्छे बुरे बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह की बातें आती हैं। लेकिन अगर आगे बढ़ना है, मैं अपनी साथ साथ अपनी सभी महिला बहनों को भी कहना चाहूँगी कि कभी भी आपको आगे अगर बढ़ना है तो किसी के बारे में भी ये ना सोचे कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। कई बार हमारे अपने भी दूसरे भी आस पड़ोस के भी कुछ कहते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन अपने हिसाब से करना चाहिए। एज अ टीचर आप एक महिला भी हैं, तो आपको जैसे स्कूल आप गांव में जाती होंगी जी। आपको खाना सही समय पर बना के जाना होता होगा। सबसे पहले ये बताइए कि बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। और कठिनाइयों के बारे में मैं बता दूं कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ तक पहुँचने में मैं क्या ही कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई, क्योंकि मैं पली बढ़ी थी झारखंड में मेरा जन्म हुआ, और मैं वहाँ पे पली बढ़ी शहर में, मैं कभी गांव में रही नहीं थी। और इसके बाद मेरी शादी हुई तो मुझे जो ससुराल मिला वो चूँकि शहर में भी मेरा घर था ससुराल का, लेकिन मेरी नौकरी जो हुई वो पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र था, पूरा रूरल एरिया था। हाँ, और उसके बाद रूरल एरिया तो था ही, बाढ़ग्रस्त एरिया था। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ रहने में मुझे, जो कभी गांव में रही नहीं, तो ये किस साल की बात कर रही हैं आप? मैं 2005 की बात कर रही हूँ। अच्छा। 2005 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। उस टाइम पे काफ़ी हमारे यहाँ जो गांव है हमारा रुनीसतपुर ब्लॉक में रुपौली, उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी। और उस टाइम पे गांव जाने, मैं बहू थी, बहू होने के नाते भी मुझे बहुत सारे सिर ढक के जाना है, छाता लगा के जाना है, छाते से फेस ढक के जाना है। सिर्फ स्कूल में भी बहुत सारे लोग देख नहीं पाते थे, मतलब ऐसा था। और बाढ़ग्रस्त एरिया होने के कारण समस्या क्या सामना करना पड़ता था? हाँ, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कीचड़ है उसमें जाना पड़ता था। अच्छा, कीचड़ पानी में, मतलब बाढ़ का समस्या था। रोड अच्छे तरीके से बना नहीं था आपके स्कूल एरिया में? बिल्कुल नहीं। स्कूल तक पहुंचने में यही रोड का समस्या का सामना करना पड़ता था। पर्सनल लाइफ में जो लोग आपसे जुड़े थे, जिनके वजह से आप इस मंजिल तक पहुँच पाए, उनको तो आपने बता दिया उनके बारे में। अब प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने आपकी मदद की होगी, वैसे लोग कोई हैं क्या आपके? जी हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में मैं आपको बता दूं कि मैं एक लेखिका भी हूँ। मैंने बहुत सारी किताबों में, साझा संकलन में अपनी रचनाएं दी हैं। लेकिन यह जो मेरा लेखिका का सफ़र शुरू हुआ, इसका सबसे पहला श्रेय श्रीमती प्रियंका कुमारी को जाता है, जो सीतामढ़ी में ही मल्हा टोला में एक शिक्षिका है। और इससे पहले तो मैं कुछ लिखती थी, लेकिन ये हमारी जो पहली पुस्तक थी जानकी की डायरी, जो सीतामढ़ी से ही प्रकाशित हुई और जिनकी संपादिका है प्रियंका कुमारी, और उन्होंने मुझे सबसे पहले प्रोत्साहित किया लिखने के लिए। और मेरा एक तरह से मेरा सफ़र या मेरे जीवन में बदलाव आया उधर से ही, वहाँ उसी जानकी की डायरी से। जब उसमें हमारी रचनाएं जब उसमें शामिल की गई
उसके बाद उस पुस्तक को बहुत लोगों ने सराहा और उसके बाद धीरे धीरे कभी भी मुझे किसी तरह की परेशानी हुई या कोई समस्या होती थी तो मैं उनसे डिस्कस करती थी और उनसे मुझे सकारात्मक जवाब मिलता था और उनसे अच्छा सहयोग भी मिलता था। इसके बाद तो धीरे धीरे वहाँ से मेरी प्रोफेशनल लाइफ की जो जर्नी है वो आगे बढ़ी और इसके बाद मेरे स्कूल में भी मेरी प्रधानाध्यापिका महोदया है जिन्होंने शुरू में तो थोड़ा कड़क हाँ, जैसा स्वभाव कि आप रहता है ना। हम कहीं भी रहते हैं तो 10 लोग हमारे साथ रहते हैं तो आप कुछ भी करते हैं तो अचानक लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा सा बदलाव आता है। तो लेकिन धीरे धीरे जब आप मानसिकता को समझने लगते हैं धीरे धीरे तो उसके जब बाद आप अच्छा काम करने लगते हैं ना तो उनको लगता है कि नहीं उस दिशा में अगर 1-2 सफलता आपको मिलती है तो आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी आपकी सराहना करते हैं। और इसके बाद 1-2 बार के बाद मेरी प्रधानाध्यापिका महोदया ने भी मुझे सपोर्ट किया। मैं कभी भी किसी कार्य के लिए उनको कहती थी तो हमेशा साथ रहती थी वो। और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह की रचना करती हैं? जानकी की डायरी क्या है? जानकी की डायरी है जिसमें हमारी सीतामढ़ी की 20 शिक्षिकाओं ने मिलकर पहली बार अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। वो जो कहीं ना कहीं घर में महिलाएं बैठती हैं और अपनी बातों को नहीं रख पाती हैं किसी के सामने, तो उस टाइम पे जानकी की डायरी के माध्यम से कुछ ऐसी 20 महिलाओं ने जो शिक्षिका के पद पर कार्यरत भी थी और उन्होंने अपनी भावनाओं को बहुत ही बेहतर ढंग से उस किताब में लिखा। अच्छा। कविताओं के रूप में। आप अपने रचना के बारे में कुछ बता सकती हैं क्या हमारे दर्शकों को? हाँ, रचना के बारे में यही बताना चाहूँगी कि मैं कविताएं लिखती हूँ। बालिका शिक्षा पर भी मैंने आर्टिकल लिखा है। फिर हमारे ज़िला में इस शिक्षा पत्रिका निकलता है, उसकी भी संपादिका प्रियंका जी हैं और हमारी एक टीम है, अभिषेक जी हैं, सोहराब जी हैं, अमर जी हैं। तो हम लोग मिलके उस पत्रिका को अपनी रचनाओं से आगे बढ़ाया हम लोगों ने। उसके बाद मैंने स्पेशली अपने विद्यालय के बच्चों की भी जो चित्रकला है, जो बच्चे चित्र बनाते हैं, उनको मैं उसमें छपवाती हूँ और शिक्षकों को भी बोलती हूँ कि आप भी अपनी रचनाएं उसमें दें। और इसी में मैं भी अपनी रचनाएं जैसे कविता है और मैं अपने विद्यालय के बच्चों को अपनी कविताओं और स्लोगन के माध्यम से, जैसे मैंने एक गर्मी पर कविता लिखी थी, गर्मी रानी बहुत सयानी हर साल आ जाती है हमें डराने और घबराने, तो ये कविता मैंने लिखी। इसके बाद मैंने जो मेरे विद्यालय के बच्चे हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मेरा विद्यालय है वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में है और वहाँ जो बच्चे हैं वो मजदूर जो मजदूरी करते हैं उनके बच्चे हैं जो हर दिन कमाते हैं और हर दिन खाते हैं। तो गरीबी का तो आलम बहुत ही उधर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को सबसे पहले ड्रेस में आने के लिए सबसे पहला मेरा एक मुहिम बन गया था। मेरा एक यहाँ बिहार में देखा जाता है कि अधिकतर स्कूल के बच्चे ड्रेस में नहीं जाते हैं। बिल्कुल। और मैं ये भी देखता हूँ कि वो बस खाना खाने जाते हैं। हाँ। और खाना खा के पता चलता है कि वो इधर से भाग गए, उधर से भाग गए, किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। लेकिन आजकल देख रहा हूँ कि टीचर्स की टीम इन चीज़ों पर फोकस करती है। पहले ऐसा होता था, आप कह सकते हैं, लेकिन अभी हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ रहा है और भविष्य में और भी आएगा। और इसमें इसका श्रेय हम सभी शिक्षकों को, पदाधिकारियों को और अभिभावकों को भी जाता है, क्योंकि बिना अभिभावकों के सपोर्ट के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने पहला काम यही किया, अपनी कविताओं और स्लोगन के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। उसके बाद मैं अभिभावकों से मिली कि अब अपने बच्चों को पोशाक में भेजिए। पोशाक पहनने से बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति जागृत होती है कि मैं पोशाक में जा रहा हूँ, तो उसमें अंदर से इच्छा होती है कि हाँ मैंने पोशाक पहना है तो मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो इस टाइप का पोशाक पर भी मैंने कविताएं लिखी, स्लोगन लिखा। इसके बाद मैंने बच्चों को प्रोत्साहित किया और अभी लगभग 90% मेरे विद्यालय के 90% बच्चे पोशाक में आते हैं। और यह देखकर इसके बाद मैंने उन बच्चों को शुरुआत में जो बच्चे पोशाक में आते थे तो मैं उनको चेतना सत्र होता है हमारे यहाँ, चेतना सत्र में मैं उन बच्चों को टॉफ़ियाँ बांटती थी, बिस्किट बांटती थी और उनकी तारीफ़ करती थी, ताकि जिसको देख के दूसरे बच्चे भी प्रोत्साहित होते थे। और धीरे धीरे ऐसे ही करके धीरे धीरे आज 2 बच्चे, कल 4 बच्चे,
इस तरह करते करते काफ़ी बच्चों की संख्या पोशाक में बढ़ने लगी और धीरे धीरे मेरे विद्यालय में बदलाव हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जब से आप ज्वाइन किए, मतलब 2005 में आपने बताया कि आप ज्वाइन किए एज अ टीचर सरकारी स्कूल में, तो उस समय का आलम, मतलब शिक्षा व्यवस्था जो था 2005 का और अब का, इन वर्षों के बीच में जो बदलाव हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इन वर्षों के बीच में काफ़ी बदलाव हुआ है। अभी तो जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तब हमारे बच्चे ज़मीन पे बैठते थे और हमारे जो जिसमें मैंने ज्वाइन किया था तो वो मिट्टी का फर्श हुआ करता था विद्यालय में और बच्चे अपने घर से बोरा लेके आते थे, वहाँ उसको बिछा के बैठते थे, खिचड़ी बनता था वो खाते थे और ड्रेस की बात तो और अलग ही थी। लोग बच्चे बहुत कम ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हो रहा है हमारे शिक्षा व्यवस्था में। बिहार सरकार ने भी हमारी शिक्षा पे काफ़ी खर्च किया और कर रही हैं, तो इस वजह से अभी तो हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड, उस समय ब्लैक बोर्ड भी हर वर्ग में नहीं हुआ करता था, 2 ही कमरे हैं और 8 क्लास के बच्चे हैं या 5 क्लास के बच्चे हैं, तो इन सारी परेशानियों मतलब से टीचर को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था और स्टूडेंट्स लोगों को भी। बिल्कुल आप एक ही वर्ग में आप 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप किसको क्या पढ़ाएंगे, इसमें तो उनको पढ़ाने में, अलग अलग पढ़ाने में काफ़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता था। तो एज अ होल आप क्या कहना चाहती हैं, मतलब पहले से विकसित हुआ है शिक्षा व्यवस्था या और ख़राब हुआ है पहले से? नहीं, पहले से विकास, हमारा बिहार विकासशील राज्य है और धीरे धीरे विकास हो रहा है, पूर्णतः तो नहीं लेकिन काफ़ी बदलाव हुए हैं और अच्छे बदलाव हुए हैं, इसमें सकारात्मक बदलाव हुए हैं। अभी ब्लैक बोर्ड है, अभी बैठने के लिए डेस्क बेंच है, हमारे विद्यालयों में कई सारे विद्यालयों में स्मार्ट टीवी लगाया गया है, कंप्यूटर की व्यवस्था उच्च विद्यालयों में हो रही है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारे सरकार की तरफ से FLN किट वगैरह आया है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में पहले से काफ़ी बदलाव हो रहा है। तो मैम, मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया, तो बिना वक्त गवाए हुए मैं आपसे बस आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया था, उससे हमारे स्टेट और इंडिया में क्या बदलाव आपको देखने को मिला? NEP 2020 से बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन चूंकि मैं प्राथमिक शिक्षा से ताल्लुक़ रखती हूँ और प्राथमिक शिक्षिका होने के नाते मैं आपको बताती हूँ कि प्राथमिक स्तर पर NEP 2020 के माध्यम से बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जिसमें कि हमारा FLN प्रोग्राम आया, चहक प्रोग्राम आया, जिसकी मैं मास्टर ट्रेनर भी रह चुकी हूँ, और उसके तहत बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर दिया गया। और निपुण बिहार आया। निपुण बिहार में भी हमारे बच्चों को अभिभावक से जोड़ के, अपने आसपास के परिवेश से जोड़ के गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर दिया गया और यह निपुण NEP 2020 का एक बहुत ही अच्छा पहल है और जिसके कारण सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। खासकर प्राथमिक स्तर पर बहुत अच्छे से बदलाव हुए हैं और मुझे लगता है कि प्राथमिक स्तर पर बदलाव हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो शिक्षा का नींव होता है वो हमारा प्राथमिक स्तर ही होता है। तो अगर प्राथमिक स्तर पर हमारे बच्चे अच्छी उन्मुक्त वातावरण में अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आगे चलकर उनके लिए शिक्षा आसान हो जाएगी। तो NEP से ये बहुत ही वातावरण का, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने में हमें काफ़ी सहायता मिली। धन्यवाद मैम, हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को अपना कीमती वक्त देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे थे भारत ब्लिंक। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।